अगर पुराने ज़माने के नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कशाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने के वाले सिविल लाइंस और दलदलों की जिंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबहें लालमयी, दोपहरें अंगारी, तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिल जाए, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार कार्तिक तथा उधर के बसंत और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टर्सियम और पेंची के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खूबसूरत से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुशबू बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती हैं। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको सुबह अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर से पो फटने के पहले तो आपको बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बालसूर की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी बच्च पर बिखरे हुए भौराले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती हैं और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखरी पड़ती हैं। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ। वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लान पर फूलों की सरजमी के किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटपी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी सी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थीं और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोचकर धीरे धीरे नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थीं और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। उसके फलसाई रंग के उस फूल पर गहरे बैंगनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में हैं, नहीं गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। जी, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार, तुम जानते हो कि मेरे उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे
जो बराए नाम विद्यार्थी होते थे, और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के तालुकेदार, हंसमुख, फब्तियां कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं, अलग ही होकर आया था। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब तक लोटस पॉन्ड तक ही घूम लें, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास ही में बना हुआ था। सीढ़ियों पर चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। प्रेमी है, फिलासफर है, देखो ठाकुर। नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंद्र बिसरिया हैं, एमए में पढ़ता है। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब। मैं इतने गंभीर विचारों में डूबा था। और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला, आह कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, है यार सगल की चीज, छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो हैं नहीं, इसीलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती हैं, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन पार कार्तिक या फागुन चैत। उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है। और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर सिवरिया। सिवरिया नहीं बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिए, आप या तो फ्रैडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब यह मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो। ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बैठा लिया। देखो, कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिए, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं उसको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह वार फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना, अभी तो मूड नहीं है। बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 वर्षों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग रहे।
कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था। फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलूँ लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं जरा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं। हाँ क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना बस। ज्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है। तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह, पगली कहीं की। चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना, हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंदर, कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी। चल अंदर। वह हिचकिचाती, ठिठकती, झेंपती और मुड़कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए बाहर निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं, तो बांस की पतली टहनी की तरह लहरा कर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें किताबें क्यों दूं? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। यह देखो। और उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो, यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्लड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शौक सुरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने स्पष्ट, शाम तक कौन टाइप कर लेगा? इसका भी इंतजाम है। और उसने अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकाला, चंदर के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। इसके घर में तुम्हें पहुंचाए देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है, या उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और उसे यह खत दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी, समझ गए? अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। तो मेरा काम नहीं है मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है। या चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे, 4 कविताओं की किताबें उठा लाई, समझ में आएंगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो, तुम्हें समझा दें? इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे, मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर। चंदर बोला, इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो। सुधा बोली, चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। चंदर बोला, चाय नहीं पीऊंगा? वाह वाह। सुधा की हंसी में दूधिया बचपन छलक उठा। मुंह तो सूख कर गोभी हो रहा है, चाय नहीं पियेंगे? बंगला आया तो सुधा ने महाराजिन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बैठा कर प्याले निकलने के लिए चल दी। वैसे तो यह घर, यह परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए। यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ और कम खर्च के ख्याल से शौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पात्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला था। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश न की थी। बेहद शर्मीला, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया, तब वह इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वातनिक संपादक बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि धीरे धीरे चंदर सारी गिरियत को खो बैठा। या उसे खुद नहीं मालूम,
यह बंगला, इसके कमरे, इसकी लान, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही पतली दुबली रंगीन चंद्र किरण सी सुधा जब आज से वर्षों पहले यहाँ 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर की अपनी होती गई, इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कापी फाड़ डालती थी। और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं बनाते थे, वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रही थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू कर दिया, तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी, तरकारी में भी घी कम होने पर वह महाराजिन का चौक जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांत से भी काट खाया था। चंदर से वह बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उससे न साथ खिलाते थे और न ही उससे बोलते थे, तो वह रो रो कर और सर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था। और सुधा घर भर से लड़ाई पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़ फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों पर यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, या उसे खुद नहीं मालूम था। और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक नहीं था। दोनों एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और चंदर तो यह था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारी लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिणी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्टाभाषिणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौटा था। और जब तक वह चंदर को झिझका कर छेड़कर लड़ नहीं लेती, उसे चैन नहीं पड़ता। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था। लेकिन जब 2-3 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनको ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंदर से कोई लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी, और शिकायत भी क्या क्या होती थी। चंदर ने उसकी हेड मिस्ट्रेट का नाम एलिफेंटा रखा था, या चंदर ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंदर कहता कि सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं। और जब डॉक्टर साहब कहते कि वह चंदर को डांट देंगे, तो वह खुशी से फूल उठती और चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थी, कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी, किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटी के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी, और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उसे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था, और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसने जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारे और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का भी रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पाकर
वह चंदर को दे डालती थी। चंदर के बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर कितनी देर पढ़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता या नहीं, इन सब का लेखा जोखा सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो सुधा उसकी डांट लगाती। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा तो खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया, उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने, पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसीलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय डाल देती थी। और अगर उसने ज़्यादा स्ट्रांग चाय मांगी तो उसे खालिस दूध पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल और मेवा और खुद जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, ना खाने पर सुधा गुस्सा, और उसके बाद की लंबी चौड़ी मनोहर। इस सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा। और बैठे बैठे निहायत बेबसी उसे देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाट से पीने लगे, और बेतकल्फी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसका कर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों, पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, चाय भी हो तो और क्या, खालिश चाय पीजिएगा? दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। ना ऐसी चाय मुझे पसंद और ना ऐसी दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास फेलो है गेसु काजमी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मा उसे दूध में चाय उबाल कर देती हैं। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु। बड़ा अच्छा नाम है। और क्या? मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है, और उतनी ही अच्छी जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह पिचकाते हुए चंदर ने कहा। और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसु। शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब क्या? वे तो सब हैं ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता, पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की आंखें उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे यह क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है, चंदर ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदर ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ दो, 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको? हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी?